नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। और विस्फोट में आज हम बात करेंगे जेलेंस्की के साथ हुए धोखे की। ट्रंप ने शांति समझौते की पेशकश की, लेकिन साथ ही धमकी भी दे दी। तो क्या पुतिन इन समझौतों से फायदा उठाएंगे? इस बड़ी खबर पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कैरेबियन सी में सुलगते बारूद के लेकर के आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दे दी। अब चेतावनी क्यों दी गई है उनकी तरफ से, सब कुछ आपको विस्फोट में समझाएंगे। चीन के जापान पर भड़कते गुस्से की भी बात करेंगे विस्फोट में, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील चीन और जापान के बीच तनाव को बढ़ा रही है। और शरीफ विस्फोट में सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की, और हम आपको बताएंगे इस वक्त की इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी कि यूक्रेन पर रूस की सेना ने किस तरीके से भीषण हमला कर दिया है। यूक्रेन के सूमी इलाके में यह भीषण अटैक किया गया है। तो पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। यूक्रेन पर रूस की सेना ने एक बार फिर से भीषण हमला कर दिया है। किस इलाके में किया गया है? ये यूक्रेन के सूमी इलाके में किया गया है भीषण अटैक। इसके पहले कल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी यूक्रेन में बड़े बड़े अटैक किए गए थे। इस अटैक में हमले में 7 बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी भी मिल रही है कि सूमी इलाके में जो अटैक किया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, उसमें 7 बिल्डिंग को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। हालांकि ऐसी तस्वीरें कल भी निकल करके सामने आई थी, जहां 2 बिल्डिंगों को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया था, जो रूस की तरफ से अटैक यूक्रेन पर किया गया था। अब ऐसी जानकारी एक और निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से वार पलटवार चल रहा है। अब ऐसे में यूक्रेन को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन के सूमी इलाके में जो भीषण अटैक हुआ है उसमें 7 बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि इस पूरी बिल्डिंग में किस तरीके से धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको कुछ लोग नजर आ जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन इनकी तरफ से किया जा रहा है कि अगर इस बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है तो तुरंत से तुरंत उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई है। हालांकि रेस्क्यू जरूर चल रहा है। अब कितने लोगों को इसकी वजह से हानि हुई है, इसके सीधे सीधे आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसे छिपा ले, पचा ले। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है वो बेहद चौंकाने वाली हो जाती है कि किस तरीके से बार बार रूस की तरफ से यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की एंट्री हुई तो अमेरिका कह रहा है कि अब शांति समझौता साइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, यानी यूक्रेन ने अगर ये नहीं किया, तो उसके साथ और भी दिक्कतें हो जाएंगी। उसे अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। लेकिन एक और जानकारी आ रही है, रूस ने नाकाम किया है यूक्रेन का एक बड़ा हमला। यूक्रेन के बेलगोरोद में ये ड्रोन अटैक था, लेकिन इसे रूस ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। रूस ने तबाह कर दिए यूक्रेन के 50 ड्रोन। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 50 ड्रोन यूक्रेन के तबाह कर दिए गए हैं। ये लेकिन अपने आप में बड़ा हमला था कि यूक्रेन की तरफ से एक साथ 50 ड्रोन भेजे गए थे बेलगोरोद में, लेकिन उन ड्रोन को रूस ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये देखिए, ये रूस की कुछ बिल्डिंग आप समझ सकते हैं। इस इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बड़ा धमाका होता है और जो भी ड्रोन आ रहे थे, ये जो ड्रोन आ रहे थे, ये 50 ड्रोन जो भेजे गए थे उसे पूरी तरीके से नष्ट रूस की तरफ से कर दिया गया है। यानी रूस की जो तैयारी है वो अलग नजर आ रही है। रूस हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रहा है और यूक्रेन को नेटो देशों का सहयोग मिल रहा है। अमेरिका भी उसे सहयोग कर रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान सामने आया है, जो सुर्खियों में बना हुआ है, वो ये है कि अब रूस और साथ ही जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को शांति समझौते पर साइन कर लेना चाहिए। और अगर जेलेंस्की से मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। ये सीधे सीधे कह दिया गया है। तो अब आप समझ जाइए कि आखिरकार किस तरीके से शांति समझौते के नाम पर यूक्रेन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है उसके सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी तरीके से घुटने टेक देंगे? रूस के क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक देखने को मिला है। ड्रोन अटैक से रूस का सब स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हमले के बाद जो स्टेशन है उस पर भी आग लग गई है। तो ये जानकारी क्या है, चलिए वो भी आपको समझा दें कि रूस के क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक देखने को मिला है। अब रूस जिस तरीके से अटैक कर रहा है उस पर पलटवार भी उसी तरीके से हो रहे हैं। तो एक बार फिर से उस पर पलटवार किया गया है और ड्रोन अटैक से रूस का सब स्टेशन पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। सब स्टेशन में उसके बाद भीषण आग लगी है। ये जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है कि सब स्टेशन पर जो अटैक किया गया उसमें आग लगने की घटना भी सामने आई है। एक तरफ रूस ने अपने आप को बचाने के लिए 50 जो ड्रोन भेजे गए थे उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक नुकसान किया
ये नुकसान एक सब स्टेशन पर किया गया। सब स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ड्रोन अटैक था, क्योंकि बार बार यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक ही किए जाते हैं। मिसाइल अटैक इसमें कम होते हैं, ड्रोन ज्यादा भेजे जाते हैं। अब एक जगह जब 50 ड्रोन भेजे गए वेलगोरोद में, तो उसे तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया रूस ने। लेकिन क्रीमिया पर जो यूक्रेन का एक और अटैक देखने को मिला, जो कि ड्रोन अटैक ही था, वो सब स्टेशन पर था। और इसमें सब स्टेशन किस तरीके से तबाह हुआ है उसके बारे में भी जानकारी मिलते हुए नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप ये जो दो खबरें हैं वो समझ सकते हैं। एक तरफ पूरी तैयारी रूस की है, रूस ने 7 बिल्डिंग तबाह कर दी यूक्रेन की। उसके बाद यूक्रेन की तरफ से भी 1 2 3 नहीं बल्कि 50 क्या भेजे जाते हैं, उनकी तरफ से भेजे जाते हैं ड्रोन। लेकिन उन ड्रोन को रूस पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। लेकिन एक जगह पर क्रीमिया पर जहां पर हमला किया गया सब स्टेशन पर, वो भी जो हमला था वो यूक्रेन की तरफ से ही किया गया था। लेकिन यूक्रेन को इस हमले में सफलता मिल जाती है और जो सब स्टेशन है उसे उसकी तरफ से तबाह कर दिया जाता है। ट्रंप ने जेलेंस्की को समझौते पर रजामंदी के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद से ही जेलेंस्की परेशान हो गए हैं। वो समझौता क्योंकि करना ही नहीं चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि ऐसा नहीं करना उनके लिए और यूक्रेन के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो आखिरकार इस मसौदे में क्या है और अब यूक्रेन की रणनीति क्या होगी, इस रिपोर्ट में समझिए। धधकते यूक्रेन में आएगी शांति। पुतिन के मुताबिक बना शांति प्लान। वॉशिंगटन का कीव से धोखा। कीव समेत पूरा यूक्रेन आज जंग की आग में झुलस रहा है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाया करती थी, आज वो बारूद के कारण बंजर होते दिख रहे हैं। मलबे के ढेर में लोगों के घर ही नहीं, उनके सपने दफन होते जा रहे हैं। उनके और उनके अपनों के सुनहरे भविष्य के सपने रूस की मिसाइलों से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं।
करीब 4 साल से जारी इस जंग में अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। पुतिन की सेनाएं मिसाइलों से सैन्य ठिकानों पर तो हमला कर ही रही हैं, रिहायशी इमारतों को भी नेस्तनाबूद कर रही हैं। क्रेमलिन के फाइटर जेट्स यूक्रेन पर बम के रूप में मौत बरसा रहे हैं। यूक्रेन की जिन गलियों में कभी बच्चों के खेलने का शोर गूंजता था, आज वो धमाकों से दहल रही हैं। रूस और यूक्रेन की इस जंग का अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा था। क्योंकि ना तो पुतिन अपनी जिद छोड़ रहे थे और ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार थे। हालांकि अब इस जंग का अंत होता दिख रहा है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता कराने का एक और प्रयास किया गया है। एक और शांति समझौता तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि इस शांति समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं बैरक में लौट जाएंगी, तोपें खामोश हो जाएंगी और मिसाइलों को वापस सैन्य अड्डों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इस शांति प्रस्ताव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर है कि अमेरिका का शांति प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं है। ज़ेलेंस्की इस समझौते को लेकर असमंजस की स्थिति में है। वो देश के लोगों को संबोधित करते हुए बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए ये बेहद कठिन समय है।
У житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити. Чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ये प्रस्ताव जेलेंस्की के भरोसेमंद साथी ट्रंप की ओर से तैयार किया गया, तो जेलेंस्की को क्यों ऐतराज हो रहा है? आखिर क्यों ट्रंप को जेलेंस्की को प्रस्ताव पर रजामंदी देने के लिए डेडलाइन देनी पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के प्लान के पीछे पुतिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन का प्लान ही अमेरिका की ओर से बातचीत की टेबल पर आ रहा हो? या दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप ने अपने साथी जेलेंस्की को धोखा दिया। बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सहयोग से तैयार किया है। खबर है कि इस योजना को तैयार करने में रूसी अधिकारियों से सलाह ली गई। हालांकि रूस ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। आइए आपको बताते हैं कि इस संभावित शांति समझौते में क्या-क्या है। खबरों के मुताबिक समझौते में क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूसी कब्जे को मान्यता दी जाएगी। यूक्रेन नेटो में शामिल होने की अपनी जिद छोड़ेगा। यूक्रेन की सेना में कटौती की जाएगी। यूक्रेन एक गैर परमाणु राज्य के रूप में ही रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस प्रस्ताव के सभी बिंदु यूक्रेन के खिलाफ जाते हैं। इसमें यूक्रेन के लिए भी कुछ है। भविष्य में यूक्रेन पर कोई भी हमला नेटो का ट्रांस अटलांटिक समुदाय पर हमला माना जाएगा। यूक्रेन के दोबारा निर्माण के लिए फ्रीज की गई रूस की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। जंग के दौरान कैद किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मानना जेलेंस्की के लिए मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें प्रस्ताव पर रजामंदी देने के लिए 27 नवंबर तक का समय दिया है। साथ ही सहमति नहीं देने पर उन्हें दी जाने वाली इंटेलिजेंस और दूसरी मदद रोकने की भी धमकी दी है। जाहिर है कि जेलेंस्की को यह प्रस्ताव अपमानजनक लग रहा है। वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो शांति प्रस्ताव के विरोध के लिए अब दूसरे देशों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि शायद कोई देश उन्हें इस जंग की बर्बादी से बचा ले
और उन्हें अपमानजनक शांति समझौता भी न करना पड़े। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने तुर्की की यात्रा की, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा लिथुआनिया के रक्षा मंत्री से भी ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। ज़ेलेंस्की और लिथुआनिया के रक्षा मंत्री के बीच यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर बातचीत की गई। सवाल ये है कि क्या नेटो इस प्रस्ताव पर मान जाएगा? क्या यूरोप इस समझौते की कीमत चुकाने को तैयार है? क्योंकि नेटो के सामने मुश्किल ये है कि अगर जंग लंबी खींची तो यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और शांति के लिए अगर समझौता हुआ और यूक्रेन की सीमाएं बदली तो नेटो के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। यूरोप में इस शांति प्रस्ताव को लेकर गहरी बेचैनी है। खबर है कि कुछ देशों ने इसे रूस के समर्थन वाला प्रस्ताव करार दिया है, तो कुछ देश इसे सही मान रहे हैं। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव दुनिया की सियासी तस्वीर भी बदल सकता है। अगर रूस इस प्रस्ताव को मान लेता है तो दुनिया में अमेरिका की धाक जम सकती है, ट्रंप की साख और मजबूत हो सकती है, जो ईरान और चीन को नागवार गुजर सकता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका मध्यस्थ बनकर और ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो वहीं ईरान रूस का दूसरा रणनीतिक साथी है। लेकिन ईरान भी नहीं चाहेगा कि रूस पश्चिम के साथ किसी बड़े समझौते में चला जाए, क्योंकि इससे उसकी अहमियत कम हो सकती है। रूस फिलहाल यूक्रेन के करीब 19% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की रणनीति है कि समझौता होने से पहले यूक्रेन की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर लिया जाए। ताकि अगर कुछ जमीन छोड़नी भी पड़े तब भी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा बरकरार रहे। रूस की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलकर यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। रूसी नेवी जहां काला सागर से ओडेसा समेत दूसरे इलाकों में मिसाइलें बरसा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस की एयरफोर्स बमबारी करके जमीन से यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ रही है और रूस की इन्फेंट्री उन इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। इस तरह तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेटेड अटैक
यूक्रेन समेत यूरोप के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। उधर यूक्रेन परेशान है क्योंकि उसके भरोसेमंद साथी ट्रंप ने ही लगभग उसका साथ छोड़ दिया है, और अगर अमेरिका ने उसका साथ छोड़ा तो नेटो देश भी बहुत ज्यादा दिन तक उसका साथ नहीं निभा पाएंगे। हालांकि यूक्रेन अब हथियारों के मामले में कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो रहा है। उसकी सेना स्वदेशी हथियारों से रूस में भारी तबाही मचा रही है। रूस की फ्लेमिंगो मिसाइल और ड्रोन्स रूस की सीमा के अंदर कई किलोमीटर दूर तक मार कर रहे हैं। उनके निशाने पर रूस के ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरी, गैस पाइपलाइन और रिहायशी इलाके हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की अगर बातचीत की टेबल पर आते हैं तो दुनिया को बहुत राहत मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रस्ताव शांति ला पाएगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मसौदा भविष्य के लिए जंग की नई जमीन तैयार कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से ये शांति समझौता किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, कौन कौन से वो बिंदु है जिसमें इन्हें शामिल किया गया है। अब अमेरिका का शांति समझौता क्या कहता है, चलिए आपको समझा देते हैं। क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूसी कब्जा रह सकता है, ये उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, बनाए भी जा रहे हैं। उसके अलावा रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क के इलाकों से यूक्रेनी सेना को हटाया जाएगा, यानी सीधे सीधे यूक्रेन के जो कुछ हिस्से हैं वो रूस को दे दिए जाए और इसी को लेकर के ये शांति समझौता हो। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क बन सकता है असैनिक बफर जोन। इसको बफर जोन बनाने की बात कह रहे हैं कि वहां पर बफर जोन बना दिया जाए। पूरी तरीके से कहा जाए तो रूस का जो दावा है उन क्षेत्रों पर हो जाएगा। यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि नेटो हमें इतना ज्यादा समर्थन देता है तो हमें शामिल भी कर ले, लेकिन अब अमेरिका के शांति समझौते के अनुसार नेटो में वो कभी शामिल नहीं होगा। यूक्रेन के जवानों की तादाद कम हो सकती है, यानी यूक्रेन की जितनी भी शक्तियां हैं उनको सीधे तौर पर छोटा कर दिया जाए, समेट दिया जाए। यूक्रेन में लंबी दूरी के हथियारों पर रोक भी लग सकती है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि अगर कल के दिन यूक्रेन को अपनी सुरक्षा करनी है तो वो कैसे करेगा अगर लंबी दूरी की उसके पास कोई भी मिसाइल या कुछ भी डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। यूक्रेन पर हमला नेटो सहयोगी पर हमला माना जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल पहले से ही कहा जा रहा है। हालांकि नेटो भी यही कहता है कि अगर हमारे किसी भी सहयोगी देश पर हमला होता है तो ये तमाम देशों पर हमला माना जाएगा। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फ्रीज हुई रूसी संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन में जो जो तबाही रूस की तरफ से की गई है उसे बनाने के लिए रूस ही पैसा देगा। यूक्रेन के दोबारा निर्माण के लिए यूरोप से भी मदद मिलेगी। यूरोप भी हालांकि खुलकर के यूक्रेन का समर्थन करता है। दूसरी तरफ रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, यानी रूस को एक तरीके से सब कुछ दे दिया जाएगा लेकिन यूक्रेन से सब कुछ छीन लिया जाएगा। और इसी को लेकर के ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये आत्मसम्मान वाली बात है। अगर उन्होंने इस शांति समझौते को अपना लिया तो उन्हें कहीं ना कहीं यूक्रेन के कई हिस्सों को खोना पड़ेगा और उसी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जंग का एक और फ्रंट खुल गया है। कहां खुला है, तो बात वेनेजुएला की हम कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की ट्रंप को चेतावनी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरफ से ये ट्रंप को चेतावनी जारी की गई है कि अगर हमला किया तो वेनेजुएला इसका करारा जवाब देगा। वेनेजुएला के 12,000 जवान जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहां के राष्ट्रपति मादुरो ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 12,000 जवान पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयारी के बावजूद चाहते हैं कि अगर शांति से बातचीत हो सकती है तो हो जानी चाहिए। अब देखिए वेनेजुएला की जो तैयारी है वो तो नजर आएगी, साथ ही साथ जो अमेरिका की तैयारी है वो भी कुछ कम नजर नहीं आ रही है। उनकी तरफ से भी बड़ी तैयारी कर ली गई है, लेकिन मादुरो जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है कि 12,000 जवान हमारे जंग के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अच्छा होगा अमेरिका बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा ले, वरना तैयारी हमारी भी है। तो ये पूरी जानकारी है, मतलब एक और फ्रंट आप खुला हुआ देख सकते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला ये दोनों ही युद्ध में कभी भी आपको नजर आ सकते हैं अपनी ताकत झोंकते हुए, क्योंकि अमेरिका पहले से तैयारी कर रहा था। बात अगर मैं वेनेजुएला की करूं तो वेनेजुएला की घेराबंदी यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन सागर में पहुंचा है। अब क्या है ये पूरी जानकारी, चलिए समझ लीजिए। घेराबंदी करेगा यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरेबियन सागर में पहुंचा भी दिया गया है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसे लाल सागर में पहले तैनात किया गया था।
जब इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही थी। लेकिन एक बार फिर से ये कैरेबियन सागर में देखा जा सकता है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पर 4000 जो नौसैनिक हैं वो तैनात हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है, 4000 नौसैनिक वहां पर हो सकते हैं। यूएसएस गेराल्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 4000 सैनिक होंगे इस पर। और ये आप समझ जाइए कि यूएसएस गेराल्ड अगर वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन सागर में तैनात होकर के वेनेजुएला पे अगर हमला करता है, यानी अमेरिका की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर है। अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। वेनेजुएला भले ही ये कह रहा है कि हम भी तैयार हैं, लेकिन वेनेजुएला और अगर आप अमेरिका का कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं कमतर वेनेजुएला नजर आएगा। लेकिन वेनेजुएला मादुरो ये कह रहे हैं कि हम नहीं झुकने वाले हैं, हम तैयार हैं। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत की टेबल पर भी आ सकते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से बार बार तैयारियों को लेकर के बातें की जा रही है, वो शांति की तरफ बिल्कुल भी बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही है। अब जाहिर है कि ड्रग्स माफिया पर एक्शन के नाम पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की दरअसल घेराबंदी कर दी है। उधर वेनेजुएला ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। जवानों ने ड्रिल शुरू कर दी है, उनकी तैनाती की जा रही है, क्योंकि इसलिए ड्रिल और तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मोर्चे हर तरफ से तैयार हैं। इस बीच राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मादुरो की ट्रंप को चेतावनी। वेनेजुएला में कदम रखना होगा खतरनाक। ट्रंप की सियासत का हो जाएगा अंत। कैरेबियन सागर का पानी अब बारूद की गंध से उबलने लगा है। अमेरिका की मिसाइलें कभी भी कहर बरपा सकती हैं। जंगी जहाज कभी भी मौत बरसा सकते हैं। फाइटर जेट्स कभी भी वेनेजुएला की जमीन को दहलाने के लिए उड़ान भर सकते हैं। सेना तैयार है, केवल ट्रंप के इशारे का इंतजार है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन भी पहले से चेतावनी दे रहा है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर मादुरो हद में नहीं रहे तो रौंद दिए जाएंगे। अमेरिका की इस धमकी के बाद अब बर्बादी 50 किलोमीटर से कम दूरी पर ही खड़ी दिख रही है। अमेरिका की सेना वेनेजुएला के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है, तो वही वेनेजुएला भी तैयार है। वेनेजुएला की सेना ने भी तैयारी पूरी कर ली है। जवानों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तोपे और टैंक आग उगलने को तैयार हो गए हैं। इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। मादुरो ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की धरती पर कदम रखा तो यह ट्रंप का राजनीतिक अंत होगा।
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दावा किया कि ट्रंप के कुछ करीबी ही उन्हें सैन्य ऑपरेशंस के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि वेनेजुएला किसी भी समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहता है। इस बीच खबर ये भी है कि वेनेजुएला ने अमेरिका को अपना सहयोगी बनाने का भी प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला सरकार ने तेल और खनिज संपत्ति में अमेरिका को हिस्सेदारी देने का ऑफर दिया है, यानी अमेरिकी कंपनियों को खनिज और तेल से संबंधित विशेष कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि चीन की ओर जा रहे तेल को अमेरिका की ओर मोड़ने का वादा भी था। हालांकि अमेरिका ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका की सेनाओं ने वेनेजुएला को कैसे घेर रखा है। कैरेबियन में तैनात हो चुके अमेरिकी वॉरशिप्स, मिसाइलें और हवा में उड़ रहे F-35 स्टील्थ जेट्स लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। प्यूर्टो रिको में अमेरिका ने 10 F-35 जेट्स तैनात कर दिए हैं। मरीन कॉर्प्स के स्पेशल जेट्स भी एक्टिव मोड में हैं। ट्रिनिदाद और टोबैगो की सेना के साथ अमेरिकी मरीन कोर संयुक्त अभ्यास कर रही है। ट्रिनिदाद और टोबैगो की वेनेजुएला से दूरी महज 621 किलोमीटर है। कैरेबियन सी में मौजूद यूएस वर्जिन आइलैंड्स में अमेरिकी जहाज और सैनिक रुके हैं। ये आइलैंड प्यूर्टो रिको के पास ही है। यहाँ से नौसेना की निगरानी हो रही है। अमेरिकी नेवी का यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड कैरेबियन समुद्र में वेनेजुएला के पास तैनात है। ये काराकास से करीब 500-600 किलोमीटर दूरी पर ही है। इसके पहुंचने से हवाई हमले आसान हो जाएंगे। उधर वेनेजुएला की सेना भी तैयार है। वेनेजुएला ने करीब 12,000 सैनिकों की तैनाती की है। सवाल सीधा है कि क्या मादुरो अपने दम पर दहाड़ रहे हैं या फिर पीछे खड़ी है कोई और ताकत। असल में मादुरो को पता है कि अकेले अमेरिका से भिड़ना खुदकुशी है, लेकिन फिर भी वेनेजुएला अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है। तो क्या मादुरो को कहीं से पलटवार की गारंटी मिली है? क्या ट्रंप की धमकियों का जवाब मॉस्को और बीजिंग से लिखा जा रहा है? रूस जो यूक्रेन में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अब वो कैरेबियन में नया मोर्चा खोलना चाहता है, क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका की कमर वही तोड़ो जहां उसका रडार नहीं घूम रहा, और वेनेजुएला वो जगह है जहां से अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है। पिछले 1 साल में रूस ने वेनेजुएला की खुलकर मदद की है। खबर है कि रूस ने वेनेजुएला को क्रूड रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी दी। वेनेजुएला ने रूस के साथ डिफेंस ड्रिल की। रूस के S-300 सिस्टम वेनेजुएला की सेना को टेस्टिंग के लिए दिए। रूस की रोसनेफ्ट कंपनी वेनेजुएला में ऑयल फील्ड्स चला रही है। उधर चीन ने वेनेजुएला को $60 अरब का कर्ज दिया है और बदले में मिला है तेल, सोना और रणनीतिक दोस्ती। गुपचुप अंदाज में चीन वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सिस्टम में घुस चुका है। तो अब तस्वीर साफ होती है, मादुरो की ये दहाड़ असल में मॉस्को की हुंकार और बीजिंग की चाल हो सकती है। साफ है कि मादुरो अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े हैं। ट्रंप की सेनाएं तैयार हैं और वेनेजुएला के साथ ही रूस की आर्मी भी तैयार है। जाहिर है कि अगर यहाँ जंग की चिंगारी भड़की तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है और दुनिया में जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने अमेरिका और वेनेजुएला के बारे में जान लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जापान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है, कौन सा समझौता हो गया है। तो आपको बताते हैं कि यूएस को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर जापान देने वाला है और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि किस तरीके से अब जापान के साथ एक समझौता अमेरिका करते हुए नजर आ रहा है। चीन ने हथियार के निर्यात पर ऐतराज जता दिया है क्योंकि ये इंटरसेप्टर है, मिसाइल इंटरसेप्टर जापान देने वाला है यूएस को
पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर होगा ये। अब इसे लेकर के चीन भी हथियार के निर्यात पर एतराज जताते हुए नजर आ रहा है। ये जो इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश आप पर हमला करता है तो उस दौरान आप इन मिसाइलों को, इन इंटरसेप्टर को लॉन्च कर सकते हैं और ये आपको, आपके देश को उन मिसाइल हमलों से बचा लेगा। अब यूएस जब इन्हें यूएस के साथ जब ये डील चल रही है जापान की, तो अब ये चीन कह रहा है कि ऐसी डील नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसे भी डर सता रहा है। दरअसल चीन और जापान के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं है और इसी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं डर भी हो रहा है। अब एक और खबर मैं आपको बता देती हूँ कि चीन एक फ्लोटिंग आइलैंड जो है वो बना रहा है और इस फ्लोटिंग आइलैंड पर परमाणु हमला झेल सकता है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। आइलैंड पर 4 महीने तक 238 लोग रह सकते हैं। एक ऐसा आइलैंड जहां पर परमाणु अटैक भी अगर किया जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो जस का तस रहने वाला है। अब ये किस तरीके से किया जा रहा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन चीन कहीं ना कहीं समुद्र में इस तरीके की हरकतें करते रहता है। वो आइलैंड बनाने के काम पहले भी करता था, लेकिन अब जो वो फ्लोटिंग आइलैंड बना रहा है वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उस पर कोई भी परमाणु हमला अगर किया जाता है तो वो उस परमाणु हमले तक को झेलने की ताकत रखता है। इसका जो 4 महीने तक रहने के लिए 238 लोगों के ठिकाना है वो पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से जो चीन है वो समुद्र में एक बार फिर से हरकत में आ गया है। दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि यूएस पहली बार किसी से जो हथियार है वो खरीदने वाला है। कौन से हथियार खरीद रहा है? ये इंटरसेप्टर खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? जापान से खरीद रहा है। और चीन कहीं ना कहीं इस बात से नाराज नजर आ रहा है, उसे ऐतराज भी हो रहा है कि ये डील आखिरकार क्यों हो रही है। लेकिन हम किसी भी डील को रोकने में सक्षम तब तक नहीं हो सकते जब तक चीन खुद भी ये कह दे कि वो इस तरीके की रक्षा मसौदे में नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब वो खुद रक्षा मसौदे में आगे रहता है तो ऐसे में किसी भी देश को अधिकार है कि वो अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी देश के साथ कोई भी रक्षा समझौता कर सकता है।